और ये सेक्शन जो है बेसिकली इसके अंदर जो सेक्शन 31 है जो ऑब्सलीट हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये और ये जो सेक्शन पूरे के पूरे हैं, ये सारे के सारे 1908 के अंदर ये बनाए गए थे। और बाकी जो एक्ट है, यानी कि ये सेक्शन वाला जो सेक्शन 1 है और सेक्शन 31, उसके बाद ये बाकी जो एक्ट है ये बना है जनवरी 1909 को। ठीक है, 1 डे ऑफ जनवरी 1909, यानी कि 1 साल के बाद इन्होंने ये 29 सेक्शन जो है ये शामिल किए। वहाँ पे जाके आपको पता है ये एप्लीकेंट कौन होता है। इंक्लूड एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू होम एन एप्लीकेंट डिराइव्स हिज राइट टू अप्लाई, कि वो अपना राइट जो है ना वो एज ए एप्लीकेंट के तौर पे अप्लाई करता है। दूसरे नंबर पे बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज हम पढ़ेंगे सेक्शन 5, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसके बहुत फ़ौरन बाद जो है हम पार्टनरशिप एक्ट के बाद निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। उसमें हम इसको बेसिकली ज़्यादा अच्छे तरीके से देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी एक पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज पे आता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके लिए ये है कि जो चेक होता है ना, बेसिकली एक खास किस्म का चेक, जो मतलब जो क्रॉस चेक कह लें या कैश चेक, उसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। कि आपने अमाउंट आगे पीछे करनी है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करनी है, या आपने कैश लेना है। ठीक है जी, तो ये चेक या हुंडी, हुंडी भी बेसिकली यही होता है। हुंडी बेसिकली दो इंट्रासिटी के अंदर एक खास किस्म का डॉक्यूमेंट होता है कि अगर आपने कोई माल किसी से लेना है तो वो एक डॉक्यूमेंट के जरिए वो माल आप तक पहुंचता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई जैसे आपने कोई कंटेनर मंगवाया है दूसरे किसी शहर से, कोई एसेसरीज का कंटेनर है, तो वो कंटेनर जो है फॉर एग्जांपल लाहौर से आना है। तो लाहौर में अब तो ये ना ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाती है बात, लेकिन पहले जब ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं होती थी तो क्या करते थे लोग के वो कहते थे कि जी हम माल देखकर आपको पैसा देंगे। तो फिर वो एक हुंडी के नाम पे एक ऐसी डॉक्यूमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट है बेसिकली ये, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है। तो उस डॉक्यूमेंट में ये लिख दिया जाता था कि भैया आपको हमने से 2 लाख रुपए का जो माल भेज दिया है, तो आप ये जो पैसे हैं, जो बंदा आपके पास लेने के लिए देने के लिए आया है, इस बंदे को आप वो पैसे दे दें। तो हुंडी पे साइन करके पहले वो जो सेलर था वो भी साइन कर देता है। उसके बाद जब परचेजर साइन करके उसको पैसे उसके हवाले करके उसको बता दिया जाता है कि भी मैंने इसको पैसे दे दिए, ये एक डॉक्यूमेंट है जो आपके रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है। तो बेसिकली आजकल क्योंकि ये सिस्टम अब नहीं है, हुंडी वाला सिस्टम अब खत्म हो गया, तो ये चेक के थ्रू ही ट्रांसफर होती है। ये चेक के थ्रू होती है, ये ऑनलाइन होती है। मोस्टली लोग ऑनलाइन ही ट्रांसफर करते हैं, लेकिन चेक के थ्रू भी होता है, जैसे क्रॉस चेक कहा जाता है। क्रॉस चेक का भी मैं आपको बताऊंगा कि जब हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो चेक चेक की बेसिकली होता क्या है, क्रॉस चेक क्या होता है। ठीक है, तो क्रॉस चेक बेसिकली होता है अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर। आपने जिसको पे, अगर चेक आपने चेक किए देखा है तो उसमें लिखा होता है पे टू। तो पे टू का मतलब क्या है कि आपने किसको करना है, किसको पे करना है। तो उसका उस बंदे का टाइटल लिखा जाता है, उसका अकाउंट हो, जिस बंदे का टाइटल हो उसका अकाउंट ही है। जो फॉर एग्जांपल अगर आपने इसी तरह पासवान लॉ कॉलेज का ही हमने हवाला देना है, तो पासवान लॉ कॉलेज में ही आपने कुछ चेक देना है। तो हो सकता है कि इनका अकाउंट जो बिजनेस अकाउंट हो किसी बैंक के अंदर हो, उसका नाम हो पाकिस्तान लॉ पासवान लॉ कॉलेज। तो आप चेक कब दोगे, जब तो आप पासवान लॉ कॉलेज का जो उसका टाइटल होगा उसके ऊपर पे टू पासवान लॉ कॉलेज, और साइड पे आप लिखोगे पे इज अकाउंट ओनली। ठीक है, तो पे इज अकाउंट ओनली का मतलब होता है कि आपने सिर्फ इसी अकाउंट में 5 पैसे ट्रांसफर करने और किसी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करने। ठीक है, तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो लिखा जाता है पेज अकाउंट ओनली, या फिर 2 लाइनें लगा दी जाती हैं साइड पे करके, जिसको क्रॉस कहा जाता है। यानी कि 2 लाइनें लगा दी जाएं तो फिर भी वो एक क्रॉस चेक होता है, वो किसी और अकाउंट में जो टाइटल आपने दिया हुआ है पे टू, उसके अलावा किसी और में ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सेफ होता है बेसिकली। इसी तरीके से जो बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ एक और लिंक होता है जिसे पे ऑर्डर कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कहते हैं जी पे ऑर्डर दे। पे ऑर्डर भी बेसिकली यही चीज़ होती है, क्रॉस चेक ही होता है। उसकी शक्ल जरा चेंज होती है, उसके अंदर ये होता है लाइबिलिटी जो है वो सारी की सारी उनके ऊपर आ जाती है। बैंक की लाइबिलिटी कैसे आ जाती है कि बैंक ने वो एक जो टेक्निकली आपको बताता हूँ जो शायद किसी बंदे को ना पता हो, वो ये होता ही है कि बैंक आप जाते हो वहाँ पे, आप कहते हो कि जी मुझे जो है ये पे ऑर्डर बना दें। ठीक है, तो पे ऑर्डर इसको कैशियर चेक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैशियर चेक। आजकल जो इसका नाम जो है वो कैशियर चेक है। तो पे ऑर्डर बना दें तो पे ऑर्डर की एक रेमिटेंस फॉर्म होता है कि आपने बताना होता है कि आपने ये किस बंदे को पैसे ट्रांसफर करने हैं, और जिस बंदे को ट्रांसफर करने हैं उसका पर्पस क्या है, बिजनेस पर्पस है, या आपने कोई फीस पे करनी है, या आपने कोई गाड़ी लेनी है, कोई आपने बाइक लेनी है, कोई आपने कोई ट्रांजेक्शन करनी है, तो आपने इसका पर्पस लिखना है। बैंक क्या करता है, बैंक आपके अकाउंट से वो पैसे निकाल लेता है, यानी कि जिसको कहता है डेबिट करना। ठीक है,
डेबिट कर दिया जाता है आपके अकाउंट से। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए का चेक था, आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े, उसने क्या किया कि आपने कहा कि जी मुझे चेक बना के दें, पे ऑर्डर बना के दें जी, ये एटलस होंडा के नाम पे कि मैंने बाइक लेनी है, तो 1 लाख रुपए का चेक आप दे दें। तो क्या किया जाता है कि एटलस होंडा वाले कहते हैं कि जी हमें जी पे ऑर्डर ही मंजूर है, हमने ना कैश लेना है ना हमने ऑनलाइन ट्रांसफर लेनी है। तो फिर आप बैंक में जाते हो, अपने बैंक में, उसी के बैंक में नहीं, अपने बैंक में जहाँ पे आपका अकाउंट है, वहां पे जाके आप क्या कहते हो कि मुझे जनाब ये चेक है जी, ये इस चेक के अगेंस्ट मुझे पे ऑर्डर बना दें। आपने चेक ही देना होता है वहां पे। ठीक है। तो चेक भी अगर आपने कैश का देना तो कैश का ही चेक देंगे, यानी कि चेक आप देंगे, आप कैश नहीं लेके जाएंगे। अगर कैश लेके जाएंगे तो फिर क्या होगा कि उस पर ट्रांजेक्शन पे पैसे कटते हैं, उस पर जो टैक्स कटता है। तो इसलिए मोस्टली की कोशिश की जाती है कि चेक जो कैश को मिनिमाइज किया जाए, कैश को इन्वॉल्व ना किया जाए, और आपको कैश के थ्रू, चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन हो जाए। तो फिर क्या किया जाता है, एक रेमिटेंस फॉर्म होता है, वो बैंकर खुद भरता है वहाँ पे। भरने के बाद आपसे पर्पज पूछता है भी आपने किस लिए भेजना है। आपने कहना है कि जी मैंने बाइक लेनी है, तो वो भी वहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन लिख देता है। उसके बाद वो अकाउंट से पैसे निकाल के, एक सन्ड्री अकाउंट होता है जिसको हिडन अकाउंट कहा जाता है, सन्ड्री अकाउंट के अंदर वो पैसे डाल दिए जाते हैं। सन्ड्री अकाउंट वो अकाउंट होता है, ठीक है, सन्ड्री अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके अंदर जो है आप क्या लेंगे, वो बैंक का जो एक सीक्रेट अकाउंट होता है, जिस अकाउंट के थ्रू आपने उस बंदे को क्या कहते हैं, बंदे को जो पैसे देने हैं उस बैंक से, उस सैलरी अकाउंट को इंटरचेंजेबल, यानी कि वो दूसरे बैंक के साथ भी लिंक होता है सारों का सारों। अब आपने चेक फॉर एग्जांपल बनाया, आपने यूबीएल में गए, आपने यूबीएल का चेक बना के दिया, पे ऑर्डर बना के दिया। उसके बाद पे ऑर्डर बनाने के बाद आपका जो एटलस का जो अकाउंट है वो बेसिकली है से एमसीबी के अंदर। तो एमसीबी का वो सेंट्री अकाउंट में पैसे चलेंगे, उसके बाद वो क्या करते हैं एमसीबी के अंदर आप वहाँ पे जमा कर, वो बंदा जो है एटलस वाला वो एमसीबी में जाके अपने अकाउंट में वो चेक लगवा देगा, क्रॉस चेक लगवा देगा या पे ऑर्डर लगा देगा। तो यहाँ से उठ के वो जो चेक है वो आपका उस एमसीबी में चला जाता है। वहाँ पे क्या करते हैं कि बैंक पे ऑर्डर है तो स्टेट बैंक का एक सेंट्री अकाउंट, यानी कि वो एक इंटरचेंजेबल अकाउंट होता है जिसके अंदर ट्रांजेक्शन बैंक टू बैंक होती है। तो वो सेंट्री अकाउंट से वो पैसे उनको अथॉरिटी दी जाती है कि भाई इधर से पैसे डेबिट करके निकाल के आप एटलस अकाउंट के अकाउंट को क्रेडिट कर दें। तो उधर से पैसे निकाल के एटलस अकाउंट को वो जो है चेक जो है वो उसमें पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इस तरह ही ट्रांजेक्शन होती है। मैंने डिटेल में इसलिए बताया ताकि आपको कोई काम करना पड़े तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। उसके बाद बॉन्ड है, बॉन्ड भी बेसिकली यही चीज़ है। बॉन्ड का आपने कहा बॉन्ड भरना है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय ए पर्सन obliges himself टू पे मनी टू another ऑन कंडीशन दैट द ऑब्लिगेशन विल बी void इफ स्पेसिफाइड एक्ट इज परफॉर्म्ड। ऑब्लिगेशन क्या है? जिम्मेदारी। ऑब्लिगेशन क्या है? क्या कहा जाता है? जिम्मेदारी। ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगी इफ स्पेसिफाइड एक्ट इज परफॉर्म, जबकि यानी कि वो ट्रांसफर जो है पैसे हो जाएं। वेयर obliges हिमसेल्फ, अपने आप को ये बनता है, बाउंड करता है कि मनी दूसरे के अकाउंट में फेंक दिया जाए, और उसकी मनी जब ट्रांसफर हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। ठीक है। और इज नॉट परफॉर्म्ड एज द केस में भी, या फिर वो पैसे ट्रांसफर नहीं हुए तो फिर बॉन्ड जो है वो खत्म कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बेसिकली वही काम करना है जो क्रॉस चेक वाला करता है, लेकिन ये बॉन्ड बेसिकली, जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमारे यहाँ बॉन्ड निकलते हैं, कोई जी 7500 का बॉन्ड है जी, ठीक है, या 100 रुपये का बॉन्ड है जो स्टूडेंट बॉन्ड कहा जाता है, जो कि स्टेट बैंक इशू करता है। बेसिकली ये भी 1 रुपया होता है। आप वो 100 रुपीज़ वाला बॉन्ड ले लेना अगर स्टेट बैंक से, तो आप किसी भी जगह पे जाके इसको कैश करवा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी अहमियत ऐसे जैसे 100 रुपया है उसी तरीके से बॉन्ड की अहमियत है। उसका बेनिफिट क्या है कि बॉन्ड के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, उस नंबर पे कुरानदाजी होती है। कुरानदाजी से क्या होगा? कुरानदाजी से ये होगा कि आपको उसके अगेंस्ट जो मनी जो स्टेट बैंक ने रखी हुई है कि इस पे इनाम रखा हुआ है, तो वो आपको इनाम उसमें मिलता है। अगर किसी का निकल आए तो इसका मतलब बॉन्ड निकला, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो बॉन्ड है उसके अगेंस्ट जो अमाउंट जो नंबर था, वो स्टेट बैंक के जो मुकर्रर करदा जो बॉन्ड है कि भाई अगर ये नंबर होगा तो फिर आपको 100 के अगेंस्ट 500 रुपया या 1000 रुपये मिलेगा। तो फिर वो उसको आपको पैसे जो है वो कोई भी बैंक जो जाके उस नंबर के अगेंस्ट आपको पैसे दे सकता है। डिफेंडेंट कौन बंदा? जो आपका मुखालिफ है।
ठीक है, उसका मतलब बताने की जरूरत नहीं है। ईजमेंट क्या होता है? ईजमेंट बेसिकली, हम ईजमेंट एक्ट भी पढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ा है तो इसके आपको आइडिया होगा कि ईजमेंट बेसिकली क्या होता है। ईजमेंट एक ऐसा राइट है जो कि हर बंदे को मिलता है। यानी कि इसके अंदर ये नहीं है कि ईजमेंट जैसे ईजमेंट ऑफ एयर है, आपको क्या कहते हैं, हवा का आपको अलाउ है, आपको हवा आपको मिलनी चाहिए, आपका बेसिक राइट ये है कि हवा आपको मिलनी चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं, ईजमेंट ऑफ क्या कहते हैं, एयर है। उसके बाद फिर ईजमेंट ऑफ वाटर है, आपको पानी मिलना चाहिए। ठीक है, ईजमेंट ऑफ वाटर है, ईजमेंट ऑफ सॉइल है। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हर बंदे का राइट है। जैसे ईजमेंट वे ईजमेंट ऑफ वे है। ईजमेंट वे मतलब क्या है कि आपका फॉर एग्जांपल घर ऐसी जगह पे है कि आप किसी और प्रॉपर्टी से गुजर के वहां पे जाते हो, तो आपको दरमियान में रास्ता चाहिए जाने के लिए, अंदर बाहर जाने के लिए। तो क्या करेंगे कि वो आपने, आपका राइट है कि आपको थोड़ा सा पैसे दिए थे ताकि आप अपने काम रोजमर्रा करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी में से गुजर के जाओ। तो ये हर बंदे का राइट है, उसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो इजमेंट का तारीफ हम सुन लेते हैं। इंक्लूड द राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। बाय विच वन पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिमूव एंड अप्रोप्रिएट फॉर his own profit any part of the soil belonging to another। कोई भी किसी की प्रॉपर्टी, जो जो जमीन है वो किसी और की मलकियत है, और एनीथिंग ग्रोइंग, वहाँ पे कोई ग्रो हो रही है चीज़ और अटैच है, और सबसिस्टिंग, सबसिस्टिंग यानी कि उसको असिस्ट कर रहा है। असिस्ट का मतलब क्या होता है कि वही रास्ता है, उसी रास्ते से उसने भी जाना है, उसी रास्ते से आपने जाना है। द लैंड ऑफ अनदर, किसी दूसरे की जमीन के ऊपर से वही रास्ता है, जो उसने जान निकलना है वही रास्ता आपका है। तो आपका भी, वो आपको वो राइट को, आपका इस राइट को वो ख़त्म नहीं कर सकता। तो ये राइट है बेसिकली जो कानून हमें देता है। इसके बाद फॉरेन कंट्री आ जाती है। कंट्री एज जो पाकिस्तान नहीं है वो फॉरेन कंट्री है। गुड फेथ का मतलब क्या है कि गुड फेथ का मतलब कि अच्छी इंटेंशन होनी चाहिए। आपका ये नहीं हो कि आप गलत इंटेंशन से, जैसे मैंने आपको क्लीन हैंड्स का बताता होता हूँ कि आपको कम, यू कैन कम, यू शुड कम इन द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स। गुड हैंड का मतलब क्या है कि आप का आपकी वहाँ पे गलती साबित नहीं होनी चाहिए। आपको पता है बर्डन ऑफ प्रूफ जब आप पढ़ोगे, अगर आपने पढ़ा है तो पढ़ोगे पीपीसी के अंदर, पाकिस्तान पिनल कोड में शायद अगले साल पढ़ोगे, उसके अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिव पे आता है। प्लेंटिव कौन होता है? जो जाके अदालत में रुजू करता है कि जी मुझे ये मसला है, तो उसी के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि तुम ये साबित करो कि वाकई तुम्हारे साथ कोई मसला बना है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो गुड फेथ के अंदर अच्छी इंटेंशन के लिए जाता है। अगर उसकी इंटेंशन सही नहीं होगी, अगर वो साबित हो जाती है, तो उसको कुछ भी वहां पे नहीं मिलेगा। और अब ये देखोगे, नथिंग कैन बी डीम टू बी डन इन गुड फेथ विच इज नॉट डन। कोई भी चीज़ जो है वो गुड फेथ में नहीं होगी, विच इज नॉट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, यानी कि इसमें एहतियात भी करनी है और तवज्जो भी देनी है। आपने जो चीज़ वहां पे साबित करनी है, आपके ऊपर बर्डन है कि आपने इसको साबित करवाना है। प्लेंटिव कौन होता है? यही जो ऐसे मैंने पहले बताया कि प्लेंटिव वो बंदा जो उसके अंदर आपकी अदालत में जाता है। प्रॉमिसरी नोट, ये भी प्रॉमिसरी नोट भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। ये भी बेसिकली एक प्रॉमिस होता है कि आपने एक फ्लां डेट के अंदर ये चीज़ आपने कहा है कि जी मैं आपको पैसे जो है ना, मैंने आपसे लिए हैं आज 10,000 रुपया, तो मैं आपको 2 माह के बाद जो है ना इस तारीख को वो चीज़ दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उस तारीख का वादा कर लिया कि आपने वो पैसे जो हैं उस तारीख को से 10 तारीख को आपने वो देने हैं। तो उसका एक नोट बनता है, उसकी एक शक्ल होती है, उसका एक डॉक्यूमेंट होता है, इसको कहते हैं प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट ऐसा का नाम से जाहिर है कि आपने प्रॉमिस किया हुआ है कि आप ये पैसे दोगे। और फिर आप ये भी बताते हो कि अगर आपने पैसे ना दिए तो फिर आपके साथ क्या किया जाएगा। ठीक है, पनिशमेंट भी क्या की जाएगी। आप अगर 10,000 रुपये आपने देना था, अगर आपने 10,000 नहीं दिया तो ये भी लिख दिया जाता है कि इन केस अगर मैं 10 तारीख तक वो पैसे ना दूं तो फिर आप मेरी कोई चीज़, कोई नीलाम करवा दें, या फिर आप ऐसे करें कि 10,000 की जगह पे मैं आपको अगर उस तारीख तक ना दे सका तो 12,000 दूंगा। ठीक है, तो ये हम निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट इंशाल्लाह जो मर्केंटाइल लॉ के अंदर हम वो भी इसको स्टडी करेंगे। सूट क्या होता है? सूट वो चीज़ होती है जिसमें अपील डज नॉट इंक्लूड एन अपील और एन एप्लीकेशन। सूट बेसिकली वो पहली फर्स्ट इंस्टांस की कोर्ट होती है जिसमें आप एक डॉक्यूमेंट लेके जाते हो कि अपना सारा कुछ लिख के कि भी मैंने, मेरे साथ ये मसला मसाइल बना है तो मुझे रिलीफ दिया जाए। ट्रस्टी क्या होता है? ट्रस्टी डज नॉट इंक्लूड ए बेनामीदार। बेनामीदार कौन होता है? बेनामीदार वो बंदा होता है जिसका कोई अपना अमल दखल ही कोई नहीं है, वो जगह पे
एज ए यानी कि केयर टेकर के तौर पर रह रहा है किसी जगह की प्रॉपर्टी पे। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने प्रॉपर्टी ली है, तो यहाँ पे हम जी मुजाहरे रख देते हैं तीन चार बंदे जो कि वहाँ पे उसकी हिफाजत करेंगे। तो उसका तो अमल दखल ही कोई नहीं, उसने तो वहाँ पे काम करना है, वहाँ पे रहना है, उसकी हिफाजत करनी है। बेसिकली वही बेनामदार है जिसको कि अमल दखल ही कोई नहीं किसी ट्रांजेक्शन के अंदर। वहाँ पे जो बंदे बंदे हमने रखे हैं अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए, वहां पे उसका कोई अमल दखल कोई नहीं। मॉर्गेजी रिमेनिंग इन पोजेशन आफ्टर द मॉर्गेज हैज बीन सेटिस्फाइड। मॉर्गेज, जब आपको पता है मॉर्गेज क्या होती है, मॉर्गेज क्या, रहन करना। रहन, तो वो मॉर्गेजी जिसने रहन किया हुआ है, तो वहां पे वो भी बंदा जो है ट्रस्टी नहीं कहलाएगा। और रॉन्ग डूअर इन पोजेशन विदाउट टाइटल, और एक गलत बंदा करने वाला जो पोजेशन में गलत तरीके से आ गया है, उसका टाइटल भी कोई भी नहीं है उसका, यानी कि कोई इसका अमल दखल नहीं है, वो भी ट्रस्टी नहीं कहलाएगा। ट्रस्टी कौन होता है? बेसिकली कस्टोडियन होता है। कस्टोडियन की मैंने एग्जांपल आपको बड़ी अच्छी दी थी, जिसके अंदर ये था कि जो ट्रस्टी है, कस्टोडियन है, बेसिकली फॉर एग्जांपल किसी की प्रॉपर्टी है, उसके माँ बाप की डेथ हो गई है, तो वहाँ पे एज एडवोकेट भी उसका ट्रस्टी बन सकता है, कस्टोडियन बन सकता है कि मैंने आपकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करनी है। ठीक है, मैंने आपकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करनी है, तो मैं आपको जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते उस वक्त तक मैंने प्रॉपर्टी की हिफाजत करनी है। इसके बाद ये मैं जो प्रॉपर्टी है ये आपके हैंड ओवर कर दूंगा। तो बेसिकली वो बंदा ट्रस्टी कहलाता है या कस्टोडियन कहलाता है। इसके बाद पार्ट टू इसका जो होता है, यहाँ से हमारे सेक्शन जो है सारे स्टार्ट होते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 3 4 5 सेक्शन ये है, जो कि जिसके अंदर ये क्वेश्चन पे आ जाता है। उसके बाद ये लीगल डिसेबिलिटी के बारे में है, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद डिसेबिलिटी ऑफ वन सेवरल प्लेंटिव्स ऑफ एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें सेक्शन, तो पहला क्वेश्चन जो है कल भी मैंने थोड़ा सा करवाया था, जिसमें क्वेश्चन यही था सेक्शन 3 के बारे में, कि डिसमिसल ऑफ सूट एटीसी इंस्टीट्यूटेड एटीसी आफ्टर पीरियड ऑफ लिमिटेशन, लिमिटेशन के बाद जो है सूट को डिसमिस कर दिया जाए। सूट को डिसमिस कौन कर सकता है? सूट को डिसमिस कोर्ट करेगी, या फिर अगर आप, जो आपका डिफेंडेंट है वो करेगा। अगर डिफेंडेंट नहीं वहाँ पे नहीं गया कि भाई ये टाइम बार हो चुका है, इसके दो एक लिमिट थी 3 माह की या 1 साल की, इसके बाद ये बंदा आया है, तो इसको ख़त्म किया जाए, इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, तो फिर या तो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट करेगा या फिर कोर्ट करेगी। कोर्ट खुद भी कर सकती है, सुओ मोटो केस भी लिया जा सकता है। Subject to the provisions contained in Section 4 to 25 inclusive, every suit instituted, appeal preferred and application made। ये देखिए, एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, कोई भी सूट जो है उसको दायर किया गया है, अपील पर प्रेफर्ड, अपील को प्रेफर किया गया है, यानी कि अपील कब होगी? जब सूट का फैसला हो जाएगा, फिर ही आप अपील में जाओगे। प्रेफर किया गया मतलब क्या? मतलब क्या यहाँ पे क्या है कि आपने सूट किया था, आपके खिलाफ फैसला हो गया, तो आप उसको अपील में लेके जाते हो, हायर अथॉरिटी के पास लेके जाते हो, तो अपील उसने एक्सेप्ट कर ली। इसको मैंने लीव टू अपील में कहता होता हूँ कि लीव टू अपील उसने एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन मेड, और एप्लीकेशन भी दी गई। आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब देयर फॉर बाय द फर्स्ट स्केड्यूल शैल बी डिसमिस्ड। फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर इसका लिमिटेशन दी गई है कि आपने जो सूट है वो मुख्तलिफ नौयत के होंगे, उनका टाइम पीरियड कितना होगा, 1 साल होगा, 3 माह होगा, इसके दौरान आपने जो सूट को अप्लाई करना है। ठीक है, शेल बी डिसमिस, तो क्या होगा कि वो अपील जो है वो डिसमिस कर दी जाएगी। आल्दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज ए डिफेंस। डिफेंस का मतलब यानी कि जो डिफेंडेंट है बंदा, वहां पे उसने इसको प्ली नहीं ली, यानी कि उसने उसको बात बताया ही नहीं कोर्ट को कि भाई ये तो टाइम बार हो गया, तो फिर भी कोर्ट जो है उसको डिसमिस कर देगी अगर पीरियड लिमिटेशन का एक्सपायर हो गया। इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे है कि सूट इंस्टीट्यूटेड इन ऑर्डिनरी केसेस when the plaint is presented to the proper office, यानी कि प्लेंट जो है, प्लेंट वही आउट है, वो प्रॉपर ऑफिस में यानी कि ऑफिसर यानी कि जज के सामने पेश किया गया। इन द केस ऑफ पॉपर, पॉपर मैंने पहले बताया कि जो पुअर पर्सन हु कैन नॉट पे द द अमाउंट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की जो वो पैसे, वो जो फाइलिंग के पैसे हैं, वो भी बंदा ना दे सके इन केस ऑफ पॉपर, वो गरीब बंदा, जैसे पुअर बंदा कहते हैं। When his application for leave to sue as a pauper is made, एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू, लीव टू सू का मतलब क्या है? उसको इजाज़त दी गई है कि तुम आ जाओ अदालत में। ठीक है, तो जब उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, दूसरे लफ्जों में, एंड इन द केस ऑफ ए क्लेम अगेंस्ट ए कंपनी, अब ये कंपनी के अगेंस्ट की बात कर रहा है, विच इज बीइंग वुंडेड अप, वुंड अप बाय द कोर्ट, जिसको कोर्ट की तरफ से कोई तकलीफ दी गई है, कोई क्लेम उसका नहीं माना गया। व्हेन द क्लेमेंट फर्स्ट सेंड इन हिज क्लेम टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर, तो जो क्लेमेंट है, जो क्लेम करने वाला है, वो पहले
इसको क्लेम को ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास भेजेगा। मकसद कहने का यही है कि आपने जो सूट है वो टाइम के अंदर करना है। अगर कंपनी के अगेंस्ट करना है तो कंपनी में अगर तकलीफ हुई है कंपनी को और आपने क्लेम वहां पे नहीं किया तो फिर उसका लिक्विडेटर, लिक्विडेटर का पहले मैं बता चुका हूँ। लिक्विडेटर वो बंदा होता है जो कि आपकी कंपनी को ख़त्म करवाता है। ठीक है, जो कंपनी को आपको ख़त्म करवाता है। कंपनी ख़त्म करवाने के बाद वो आपकी मदद करता है। लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है कोर्ट की तरफ से भी और खुद भी आप कर सकते हो। इसके नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, आप इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वे कोर्ट इज क्लोज व्हेन पीरियड एक्सपायर्ड। अब पीरियड आपका एक्सपायर हो गया, कोर्ट आपकी क्लोज होगी, तो अब क्या सिचुएशन बनेगी, ये मतलब मैंने कल भी आपको डिटेल में बताया था। वे द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन एक्सपायर्स ऑन द डे, वो खत्म हो जाए आपका लिमिटेशन का पीरियड, व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड, जब कोर्ट जो है वो बंद होगी। द सूट अपील और एप्लीकेशन मे बी इंस्टीट्यूटेड प्रेफर्ड और मेड ऑन द डे दैट द कोर्ट रीओपन्स। तो वो अगर उस दिन कोर्ट बंद है तो कोर्ट आपको कानून ये कहता है कि आपका जो आखिरी दिन है वो कंसिडर नहीं होगा जब कोर्ट क्लोज होगी। आपका आखिरी दिन उससे कंसिडर होगा जब कोर्ट रीओपन होगी। फॉर एग्जांपल हफ्ते को आपका डेट थी, कोर्ट उसी दिन आपकी पीरियड लिमिटेशन जो है वो ख़त्म हो गया। 3 माह गुजर गया या 6 माह गुजर गया या 1 साल गुजर गया, तो फिर आपने क्या करना है, कोर्ट तो क्लोज हो गया, आपने कहा यार मेरा तो लिमिटेशन पीरियड ही ख़त्म हो गया। तो लेकिन उस दिन आपका कोर्ट लिमिटेशन पीरियड ख़त्म नहीं होगा, बल्कि अगले दिन जब पीर को जब कोर्ट दोबारा खुलेगी उस दिन आपका लिमिटेशन का पीरियड ख़त्म होगा, तो आप पीर को जाके उसको दोबारा रीओपन करवा सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इन सर्टन केसेस, कुछ केसेस के अंदर एक्सटेंशन दी जाती है। एक्सटेंशन क्या चीज़ है, यानी कि आपको टाइम दिया जाता है। एन एनी अपील और एप्लीकेशन फॉर रिवीजन और रिव्यू। अब ये रिवीजन और रिव्यू भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ, रिवीजन क्या होती है, रिव्यू क्या होता है, थोड़ा सा ये आपको बता देता हूँ अगर किसी ने इसकी को समझना है। रिव्यू तो है वो सेम कोर्ट के अंदर उसी फर्स्ट इंस्टांस के कोर्स के अंदर किया जाए। रिव्यू का मतलब दोबारा नजरसानी करना। रिवीजन क्या है, रिवीजन आप जाते हो उससे ऊपर वाली कोर्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल सिविल जज ने आपके खिलाफ फैसला दे दिया, आप रिव्यू में गए, उसने फिर वही फैसला दे दिया, तो अब आप रिवीजन में जाओगे सेशन कोर्ट के अंदर। अगर आपका वहाँ पे हाई कोर्ट बेंच नहीं है, यानी कि दो तरीका बनता है कि सिविल जज के बाद सेशन कोर्ट है। सेशन कोर्ट अब अगर नहीं करती, सेशन कोर्ट भी रिवीजन आपका आपके हक में नहीं देती, तो फिर आप अपील में चले जाते हो। ठीक है, अपील में चले जाते हो, अपील भी फिर आप करोगे जाके हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। रिव्यू ऑफ ए जजमेंट और फॉर लीव टू अपील और एनी अदर एप्लीकेशन टू बी